दो दोस्त कैंपिंग और शिकार के लिए ब्लैक माउंटेन जा रहे थे। ऐसी अफवाह थी कि वहां पर एक खतरनाक जीव है, मगर इन दोनों ने उस बात की परवाह नहीं करी और तब भी कैंपिंग और शिकार के लिए ब्लैक माउंटेन गए। एक रात कुछ भारी कदमों की आवाज़ ने इन दोनों को रात में जगा दिया और जब इन्होंने टेंट से बाहर निकल के देखा तो दृश्य बेहद भयानक था। क्या था वो जीव? क्या है इनकी कैंपिंग की असली कहानी? ये जानेंगे आज इस स्टोरी में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। एक रात फिर हम सब लोग डिनर कर रहे थे, पर इस बार हम डिनर उत्तरी अलास्का के एक फॉरेस्ट बंगलो में कर रहे थे। अंकल सैम मेरे सामने बैठे थे और गर्मा गर्म सूप का आनंद ले रहे थे। तभी थोड़ी देर में मेरी आंट यानी उनकी पत्नी गर्मा गर्म खाना ले आई और परोसने लगी। फ्राइड मशरूम्स, गार्लिक चीज़ करी, चीज़ स्टिक्स, तंदूरी प्रॉन्स, पोटैटो करी, वेज पुलाव और वाइन। ये सब बहुत ही टेस्टी था। जब हम सब ने खाना खा लिया तो बाकी सब लोग सोने चले गए। हमेशा की तरह मैं अंकल के साथ बैठा गर्मा गर्म कॉफ़ी पी रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बंगलो अंकल का वो बंगलो था जो उन्होंने अपनी रेंजर स्टेशन की नौकरी में ही खरीद लिया था। वो यहाँ छुट्टियों में कभी कभी आते थे। इस बार उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया था। यह दिसंबर का महीना था और उनके बंगले के बाहर काफ़ी बर्फ़ पड़ी थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। मैं और अंकल फायर प्लेस के पास बैठे थे। वहाँ पर इतनी शांति थी कि मुझे रात में उल्लू की आवाज़ भी बेहद डरा देने वाली लग रही थी। वैसे तो उनका ये घर पूरी तरह से मजबूत पत्थरों की दीवारों से घिरा था, पर फिर भी बीच जंगल में होने की वजह से यहाँ पर डर तो लगता ही था। फिर मैंने कॉफ़ी पीते पीते अंकल से एक बेहद अजीब सवाल किया और पूछा, अंकल क्या आपका सामना किसी अजीब और ख़तरनाक जीव से हुआ है? तभी अंकल थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने कॉफ़ी का कप नीचे रखते हुए कहा, हाँ बेटे, शायद एक बार। मुझे याद है वो कैंपिंग ट्रिप, या ज़्यादा कहूँ तो शिकार की ट्रिप, जो मुझे आज तक याद रह गई है। जब मैं और मेरा दोस्त यहीं अलास्का में उसके चाचा के घर पर रुके थे। वो काफ़ी हंसमुख और शालीन व्यक्ति थे। वो अलास्का के सैनिटरी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए थे। हम अपने कैंपिंग सामान और अपनी हंटिंग वाली बड़ी राइफल्स और पिस्टल्स के साथ वहाँ पहुँचे थे। हम करीब 2 दिन तक उनके घर पर थे। उनका घर काफ़ी बड़ा और भव्य था, मगर वो पूरी तरह से लॉगवुड यानी जंगल की मजबूत लकड़ी से बना था। वो मेरे दोस्त के चाचा चाची थे। मैं और मेरा दोस्त एल्फ्रेड डिनर कर रहे थे। तब हम दोनों ने उनके चाचा से बात की और उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बार जब वो देर रात अपने उस छोटे ट्रक से अपने ऑफिस से ड्यूटी ऑफ करके घर पर आ रहे थे, तब ये घटना उनके साथ घटी। उन्होंने कहा, मुझे उस शाम काफ़ी देर हो गई थी। मेरे सारे दोस्त धीरे धीरे करके अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर घर चले गए थे। मैंने उन दोनों बंदूकधारी गार्ड्स को ऑफिस की चाबी सौंपी और वहाँ से निकलने के लिए तैयार होने लगा, क्योंकि वो गार्ड्स अंदर से ऑफिस का मेन गेट बंद करके अंदर ही पहरा देते थे। क्योंकि हमारे ऑफिस से जंगल ज़्यादा दूरी पर नहीं था, इसलिए उन गार्ड्स के पास 2 कुत्ते थे जो हमेशा रात भर ऑफिस की पहरेदारी करते थे। मैं वहाँ से अपने मिनी ट्रक में चलता चला जा रहा था। ये फोर्ड कंपनी का एक मजबूत और शक्तिशाली मिनी ट्रक था। मुझे अचानक याद आया कि मेरी पत्नी ने मुझे घर के राशन का कुछ सामान यानी कि उस सामान की कुछ लिस्ट दी थी। तब करीब 7 बज रहे होंगे। मैंने तभी अपनी गाड़ी राइट मोड़ी और दूसरी सड़क पर आ गया। करीब 20 से 25 मिनट लगातार ड्राइव करने के बाद मैं उस बड़े मॉल के पास था। मैंने तुरंत गाड़ी पार्क करके सामान खरीदना शुरू किया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सामान खरीदते खरीदते 9 बज गए। मैंने जल्दी से सारा सामान अपनी गाड़ी में रखा और वहाँ से गाड़ी दौड़ा ली। मैं अब जल्द ही अपने पुराने रास्ते पर था और जंगल घना और घना होता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद चलते हुए अचानक से मुझे ये लगा कि मेरी गाड़ी के सामने से एक बड़ी और भयानक काली आकृति निकली है। मैंने सोचा कि कहीं काले कपड़ों में कोई ट्रैकर या हाइकर ना हो, तो मैंने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। जब मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए तब मेरे सामने कोई नहीं था, बस मैं और वो सूनी सड़क, गुप अंधेरा और मेरा मिनी ट्रक उस रोड के बीचों बीच खड़े थे। अब मैंने अपने ट्रक का इंजन बंद कर दिया, मगर गाड़ी की लाइट्स जलने थी। मैं अब वहाँ पर ये देखने के लिए रुका कि कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है। फिर भी घना जंगल होने के कारण मैं सतर्क था। मैंने सोचा एक बार बाहर निकलकर ज़रूर देखूंगा कि ये शख्स कौन था जो इतनी तेज़ी से मेरी गाड़ी के सामने से निकला है। मैं अंदर से अब बाहर आया।
गुप अंधेरा और भयानक सन्नाटा। रात के सिर्फ वो आवाज़ जो मुझे आ रही थी वो थी एक उल्लू की आवाज़ जो पूरे वातावरण में गूंज रही थी। मैं जब अपने पास रखी टॉर्च और हैंडगन जो कि एक .45 पिस्टल थी उसके साथ आसपास की बड़ी झाड़ियों का निरीक्षण करने लगा कि तभी मुझे एक भयानक भारी गुर्राहट सुनाई दी। ये गुर्राहट इतनी गहरी और भारी भरकम थी कि मैं अपने पैरों तक ये गहरी आवाज़ महसूस कर सकता था। मैंने अपनी टॉर्च को एक सामने वाले बड़े पेड़ पर मारा, पर पेड़ के आसपास मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी ही देर में टॉर्च की उस मध्यम रोशनी में एक बड़ा काला साया उभरा। अब मुझे पता लग चुका था कि ये कोई बड़ा भालू या कोई अन्य बड़ा जीव नहीं है जैसा कि मैं सोच रहा था। ये तो एक विशालकाय बैट क्रीचर था जिसकी लंबाई करीब 9.5 फीट की थी। वो मुझे देखकर और भी ज़्यादा आक्रोश में था। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मुझ पर हमला करना चाहता है, क्योंकि उसके बड़े बड़े पंख लगातार फड़फड़ा रहे थे और वो ज़मीन से कुछ फीट की ऊंचाई पर था। मैंने अपनी .45 पिस्टल निकाली और उस पर उसी समय तान दी। यह देखकर वो ज़ोर से गुर्राया। मैंने अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबाया और गोली चली, पर पलक झपकते ही वह वहाँ से उड़कर गायब हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब वहाँ से निकल गया। मैं पीछे मुड़ा और तेज़ी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा और उसमें जल्दी से जाकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट करके जंगल से तुरंत भाग गया। मुझे वहाँ से निकलते निकलते भी उस प्राणी के चीखने की आवाज़ें आती रहीं, पर मैंने गाड़ी को नहीं रोका और चलाता रहा। मुझे लगता है कि उसे शायद गोली लगी थी या फिर वो घायल हुआ होगा, बस यही हो सकता है। खैर, मैं जैसे तैसे घर पहुंचा और सबको ये वाक़या बताया। आसपास के लोग भी अब मेरे घर पे आ चुके थे। उन्होंने कहा वो जगह ब्लैक माउंटेन के पास है, वहाँ पर ये खबर है कि वहाँ पर एक बड़े बैट क्रीचर का आतंक है। वो कुछ लोगों को दिखाई भी दिया है, मगर अजीब बात है, ऐसा कोई भी जीव कभी पकड़ा नहीं गया। अक्सर लोग वहाँ जाने से डरते हैं। तब मैंने कहा अंकल, हम लोग तो बस हंटिंग और कैंपिंग के लिए वहाँ उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि ब्लैक माउंटेन की तरफ, और मुझे नहीं लगता कि अगर ये सिर्फ कोरी अफवाहें हैं तो वहाँ कुछ होगा। और फिर आपने तो उसे कई साल पहले देखा था, और हमें कोई मूस या एल्क मिला तो हम उसका शिकार ज़रूर करेंगे। हम इसीलिए तो जा रहे हैं। अंकल बोले ठीक है, कोई बात नहीं, पर अलर्ट रहना और अपना ख्याल रखना। हम सब लोग फिर बातें करते करते सो गए। अब जब सुबह हुई तो मैंने अल्फ्रेड को सारा सामान रखने के लिए कहा, कैंपिंग गियर्स, बंदूक इत्यादि। हम दोनों ने सारा सामान पैक कर लिया था और अपने शेवले के मिनी ट्रक से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। कुछ देर तक कुछ गांव और टाउन्स आते थे, फिर थोड़ी देर बाद असली जंगल की शुरुआत होने लगी। मैं बैठा बैठा अपने ट्रैकिंग डिवाइस पर नज़र डाले हुए था और आगे आने वाले जंगल और वादियों को देखता चला जा रहा था। एक के बाद एक जंगल घना और घना होता जा रहा था। तभी अचानक मेरे दोस्त अल्फ्रेड ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और बोला, सुनो, ये जगह देख रहे हो? हाँ, ये तो काफ़ी घना जंगल है। मगर यहीं से हम कुछ ही देर में इसी रास्ते पर चलते चलते यहाँ से कुछ ही देर में उस बहुचर्चित ब्लैक माउंटेन के पास पहुँच जाएंगे। क्या कहा तुमने? ब्लैक माउंटेन के पास? हाँ हाँ, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि वहाँ कोई इस तरह का जीव है? क्या पता, हो भी सकता है। अरे नहीं नहीं यार, कहीं कुछ भी नहीं है। वो कोई बहुत बड़ा ग्रिजली भालू होगा जो 2 पैरों पर खड़ा होगा, जिससे मेरे चाचा अंधेरे में डर गए और पहचान नहीं पाए और सीधे भाग खड़े हुए, वो भी डर और बहुत अजीब तरह के पैनिक में। मगर हम क्यों ब्लैक माउंटेन के रोमांच को छोड़ें? तुम्हें पता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जानवर हैं जिनका हम आसानी से शिकार कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर इतना क्यों सोचना, चलो फिर। मैंने भी अब यही सोचा कि काम तो आसान है और इस काम में रोमांच और मज़ा रहेगा, मगर मुझे ब्लैक माउंटेन के खतरों का अभी तक पता नहीं था। हम दोनों ने चाचा जी की बातों को व्यर्थ समझा और उन्हें एक मजाकिया अनुभव के तौर पर लिया। ब्लैक माउंटेन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे थे। इस बार जंगल घना घना और घना होता गया। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े घने पत्ते वाले पेड़ और घनी हरी झाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। हम लोग तो बस चलते चले जा रहे थे और काफ़ी देर चलने के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे जो बेहद घने पेड़ों से घिरी थी। फिर एक जगह देखकर उस छोटे ट्रक को हमने पार्क कर दिया। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, चलो
कैंपिंग का सारा सामान उतार लो और अपनी और मेरी बंदूक और उनकी सारी गोलियां चेक कर लो, जल्दी करो। मैंने बंदूक की सारी गोलियां चेक करी और हम अपने पूरे कैंपिंग गियर के साथ जंगल में आगे बढ़ने लगे। न जाने शाम को उस ट्रेल पर चलते चलते जो मेरे दोस्त की जानी पहचानी ट्रेल थी, एकदम से सब चिड़ियों परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया। सब कुछ शांत, बिल्कुल सन्नाटा। पर मैंने अल्फ्रेड की तरफ देखा। उसने कहा, रुको मत यार, जंगल में ऐसा होता रहता है, इसमें कुछ भी खास नहीं। फिर हम चलते रहे और कुछ नहीं हुआ। बाद में सारा वातावरण सामान्य हो गया। हमें अब एक अच्छी कैंपिंग साइट मिल गई थी। हम अपना सारा सामान पूरी तरह से सेट करने में व्यस्त हो गए। मैंने पास के छोटे तालाब से पानी भरा। पानी पीने लायक और साफ था। जब मैं कैंप वापस आया तो अल्फ्रेड ने आग जला दी थी, तो उससे हमें थोड़ी राहत मिली। सर्द हवा रात होते होते और भी सर्द हो चली थी। और बस फिर हमने घर से लाया हुआ डिब्बों में पैक खाना डिब्बों से निकाल कर गर्म करना शुरू किया और थोड़ी थोड़ी विस्की पीकर नज़ारों का आनंद लेने लगे। और अब मौका था अगले दिन की शिकार की प्लानिंग करना। हमने नक्शा देखा और अगले दिन की शिकार की जगह तय कर ली और अपने अपने टेंट्स में जाकर सो गए। रात के करीब करीब 2:30 बजे हमें किसी चीज़ के भारी कदमों के चलने की आवाज़ आई। मैंने अपने दोस्त से वॉकी टॉकी पर बात की, क्योंकि वह करीब 20 फीट की दूरी पर था। उसने कहा, हाँ, मुझे भी आवाज़ सुनाई दे रही है। पर हमने समझदारी दिखाते हुए अपने टेंटों में ही रहने का फैसला किया और टेंट से बाहर नहीं निकले। फिर वह आवाज़ आना अचानक बंद हो गई। जब हम सुबह उठे तो हमने कैंप के चारों ओर देखा। जो दृश्य देखा वो भयानक था। वहाँ पर बड़े बड़े पंजे थे, मगर जानवरों के नहीं, किसी बड़े पक्षी के। मेरे दोस्त ने कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये निशान किस पक्षी के हैं, मगर कोई पक्षी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। मैंने अल्फ्रेड से कहा, छोड़ो यार, निकल चलो यहाँ से, क्या पता वो फिर से यहाँ आए। तो चलो ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं, मगर इससे पहले आज के शिकार का काम निपटा लेते हैं और शाम तक आ जाएंगे और तभी चल पड़ेंगे। हम अब एक एल्क के शिकार के लिए निकल पड़े। रास्ता बेहद दुर्गम और जंगल घना था। हम चलते चले जा रहे थे, मगर ऐसा लगा कि कुछ 10 से 12 फीट की दूरी पर, यानी कि हमारे पैरेलल, हमारे साथ कोई विशालकाय जीव लगातार चल रहा है, मगर दूरी बनाकर भी रख रहा है। मैंने अल्फ्रेड से कहा, अपनी बंदूक तैयार रखो, क्योंकि मैंने भी अपनी गन को लोड कर रखा है। खतरा भांपते ही फायर करेंगे। ठीक है, अल्फ्रेड बोला। अल्फ्रेड को भी वह भारी कदमों की आवाज़ लगातार आ रही थी। वो बोला, यार, मेरा ख्याल है एक बार देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, वरना हम इसी असमंजस में रहेंगे और डरते रहेंगे। फिर क्या था, बस हम दोनों उसी आवाज़ वाली दिशा में जाने लगे। लेकिन जैसे ही हमने देखने की कोशिश की, वहाँ पर तो कुछ था ही नहीं। मगर जब हमने ज़मीन पर घास की तरफ देखा तो वहाँ काई जमी थी और कीचड़ में जो मिट्टी वाली थी, वहाँ पर बड़े पंजों के निशान थे। इसका मतलब साफ था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर फिर भी हमने चीज़ों को नज़रअंदाज किया। पर मैंने एहतियात के तौर पर अल्फ्रेड को कहा, यार सुनो, आज शाम को घर लौटना ठीक रहेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, आज शाम ही चल देंगे। ठीक है, पर अभी शिकार पर ध्यान लगाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद हमें झील के पार एक एल्क घास चरता दिखाई दिया, पर जब तक हम वहाँ पहुँचे वो जा चुका था। हम सुबह 5 बजे के निकले थे और अब दोपहर के 3:30 बज रहे थे। मैंने कहा, यार, रुक कर कुछ खा लेते हैं। शिकार तो मिला नहीं और घर के लिए भी जाना ज़रूरी है। अल्फ्रेड ने कहा, बहुत सही, कुछ खाकर घर चलते हैं। हमने पास रखे कुछ स्नैक्स और शरबत पिया और जैसे ही हम कैंप साइट की ओर जाने के लिए मुड़े, बारिश शुरू हो गई। हम भागते भागते कैंप साइट पर पहुंचे। वहां टेंट का भारी हिस्सा गीला हो गया था, पर अंदर सामान सुरक्षित था। हमने अपनी बंदूकों को साइड में रखकर बारिश रुकने का इंतज़ार किया, मगर बारिश देर रात 9 बजे तक होती रही। फिर बारिश रुक गई, मगर अल्फ्रेड ने कहा, इतनी रात गए घर की तरफ निकलना समझदारी नहीं होगी, कहीं भी हमें लैंडस्लाइड का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर क्या करें? मैंने कहा, आज रात रुकते हैं। अल्फ्रेड बोला, सुबह तड़के ही चल देंगे, मगर ऐसा करेंगे, आज दोनों एक ही टेंट में रुकेंगे, अपनी अपनी बंदूकों को लोड करके रखेंगे ताकि खतरा पड़ने पर उसका सामना एक साथ कर सकें। फिर हम सो गए। रात को वही 2:30 बजे वही भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। अब हमसे रहा नहीं गया। हम तुरंत अपने टेंट की जिप खोलकर अपनी अपनी बंदूकों के साथ जैसे ही बाहर निकले, वो दृश्य बेहद भयावह और डरा देने वाला था। वहाँ पर एक बड़ा विशाल चमगादड़, या मैं कहूँ एक मनुष्य के रूप में, आधा चमगादड़ आधा मनुष्य, पर अति भयंकर। और हम उसे देखते रह गए और डर के मारे वहीं रुक गए। अजीब बात थी, वो अपने पंखों पर उड़ रहा था और ज़मीन से करीब 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर था।
ये देखते ही एल्फ्रेड ने उस पर गोली चलाई। वह हिला तक नहीं। अब मैंने और एल्फ्रेड ने लगातार अपनी अपनी भारी बंदूकों से उस जीप पर गोलियां बरसाईं, पर उसने एक अजीब सी चीख मारी और थोड़ी देर में हमें पेड़ों के चरमराने और बड़े बड़े पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हमने अपने अपने टेंटों को वहीं छोड़ा, बस अपने अपने बैकपैक्स को, जो हमने सुबह तड़के उठकर जाने के लिए पहले ही तैयार किए थे, कंधों पर टांगा और अपनी गाड़ी की दिशा में भागने लगे। हम भागते रहे जब तक हम गाड़ी के पास नहीं पहुंच गए। अपने बैकपैक्स गाड़ी की पिछली सीट पर डालकर गाड़ी स्टार्ट करके चलते रहे, मगर गाड़ी की इतनी स्पीड पर भी हमें वो बड़े पंखों की आवाज़ें कई किलोमीटर तक आती रहीं। इसका साफ मतलब था कि उन जीवों ने हमारा पीछा काफ़ी दूर तक किया था, मगर अब हम एक पेट्रोल पंप तक पहुंच चुके थे, पूरी तरह से सुरक्षित। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी द टेरर ऑफ द बैड क्रीचर। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरी फॉरएवर। फ्रेंड्स, वो हाइप बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।